हेलो गाइस, मैं एम्स लवर एम्स वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी, एमएसएन और नर्सिंग के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से आते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया था। अब जो आज हम टॉपिक चालू कर रहे हैं वो टॉपिक चालू कर रहे हैं फ्रेंड्स हम कम्युनिकेबल डिजीज़ का। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि सीएचएन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आज हम पार्ट फर्स्ट के बारे में डिसाइड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने लगभग 9 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 9 कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बाकी की डिजीज़ अगले अगले पार्ट्स में आती रहेगी। इन सभी वीडियो को मैं यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ नोट सेट की जो आपका एम है एक नोट सेट या फिर और अदर कोई जो एम हुआ आपका, जैसे सीएचओ है, एसएसबी है, रेलवे है, अगर इसमें आप किसी नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इस चैनल पे काफ़ी सारे नर्सिंग कंपटीशंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और एमसीक्यू शेयर कर रहे हैं। काफ़ी सारी वीडियोस से हम लोगों को तैयारी करवा रहे हैं जिससे आपको एम्स में सिलेक्शन मिल सके। हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको एम्स में सिलेक्शन मिल सके। और अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड मुझे डीएम करें, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ मैसेज कर सकते हैं, आपको हैंडमेड नोट्स पीडीएफ में अच्छी क्वालिटी में मैं आपको सेंड कर दूँगा। सिर्फ एक मैसेज पे आपको सिर्फ टॉपिक डालना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज स्मॉल पॉक्स हमारी फर्स्ट डिजीज़ है फ्रेंड्स आज की। स्मॉल पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? ऐसी डिजीजेज विच आर स्प्रेड 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन, कि जो डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन से स्प्रेड हो सकती है या कम्युनिकेट हो सकती है एक दूसरे पर्सन से, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि डिजीज़ेज़ यानी कि कुछ डिजीज़ेज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है बाय द कम्युनिकेशन, या फिर एक कम्युनिटी को इफ़ेक्ट कर सकती है। वो डिजीज़ होती है कम्युनिकेबल डिजीजेज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में फर्स्ट डिजीज़ है हमारी स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हिंदी में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? वेरियोला वायरस। ये किस टाइप का इन्फेक्शन है? द टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू स्प्रेड होता है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्नीजिंग, कफिंग या हैंडशेक की वजह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है फ्रेंड? स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एवरेज अगर देखा जाए तो 12 डेज़ का, यानी कि 12 दिन का होता है। और मिनिमम और मैक्सिमम डेज़ देखा जाए तो 7 से 17 दिन तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नॉर्मल अगर एवरेज की बात करें तो 12 दिन का, और मिनिमम टू मैक्सिमम बात करें तो 7 से 17 दिन का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को सीएम से डिनोट कर रखा है, आप नोट कर लेना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका मतलब होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या आएंगे फ्रेंड्स? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे कि सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, अचानक बुखार आएगा, हेडक सिर दर्द रहेगा, बैकअप कमर में दर्द रहेगी, और वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ होती रहेगी। ऑन थर्ड डे ऑफ फीवर, की अगर फीवर आ रहा है उसके तीसरे दिन क्या होगा? फीवर आने के तीसरे दिन होगा टिपिकल रेशेज अपीयर फर्स्ट ऑन फेस एंड फोमार्म्स, की रेशेज अपीयर होंगे, मतलब लाल लाल चकते बनेंगे फ्रेंड। ऐसे लाल लाल चकते बनेंगे बॉडी पे। और वो चकते कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो फेस पे बनेंगे। नोट कर लीजिएगा कि स्मॉल पॉक्स का फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है। स्मॉल पॉक्स का फर्स्ट इंडिकेशन होता है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में डिफरेंस ही यही है कि स्मॉल पॉक्स के जो रेशेज रहेंगे वो सबसे पहले फेस पे अपीयर रहेंगे फ्रेंड्स। कहाँ रहेंगे? सबसे पहले फेस पे अपीयर रहेंगे, उसके बाद फोम आर्म्स पे अपीयर होंगे। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो रेशेज होते हैं वो फर्स्ट पे फेस पे अपीयर होते हैं, दूसरा फोम आर्म्स पे अपीयर होते हैं। और रेशोज़ का जो
डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है वो सेंट्रीफ्यूजल होता है। सेंट्रीफ्यूजल का मतलब क्या होता है कि पहले फेस पे, फिर आर्म्स पे, उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो थोरेक्स पे और बैक पे होंगे। सेंट्रीफ्यूजल जिसका पैटर्न होता है ना, सेंट्रीफ्यूजल पैटर्न पे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब कि फेस पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, उसके बाद ये अगर ज़रूरत पड़ी तो थोरेक्स पे भी हो सकते हैं। ये आर्म्स में ये पाम वाला पोर्शन होता है उसको भी अफेक्ट करते हैं स्मॉल पॉक्स वाले। अब इसका जो जो रेशेस होते हैं, रेशेस का टाइप किस तरह का होता है? डीप सीटेड, फर्म, राउंड, वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेशेस होते हैं। मतलब डीप सीटेड, फर्म, राउंड वेल और सर्कमस्क्राइब्ड रेशेस होते हैं, ये रेशेस का नेचर है। अब इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका सबसे पहले प्रिवेंशन का जो प्रोग्राम चलाया गया था उस प्रोग्राम का नाम है NSEP, नेशनल स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम इंडिया, जो कि कब चलाया गया था? 1961। फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा कि 1961 में NSEP प्रोग्राम चलाया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम। इंडिया में फ्रेंड्स काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अब नोट कर लीजिएगा। लास्ट केस जो इंडिया में आया था वो 24 मई 1975। 24 मई कब आया था फ्रेंड्स? 24 मई 1975, जो कहाँ पे आया था? बिहार राज्य में 24 मई 1975 में इंडिया का लास्ट केस देखा गया था स्मॉल पॉक्स का। और वर्ल्ड की बात करें तो सोमेलिया नाम की एक सिटी है, सोमेलिया, उसमें 26 अक्टूबर 1977, 26 अक्टूबर 1977 में लास्ट केस देखा गया था वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जुलाई 1975 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री, मतलब कि 5 जुलाई 1975, 5 जुलाई 1975 में इंडिया ने स्मॉल पॉक्स मुक्त भारत घोषित कर दिया था। मतलब 5 जुलाई 1975 से भारत स्मॉल पॉक्स से इराडिकेट यानी फ्री हो गया था, भारत से स्मॉल पॉक्स को इराडिकेशन कर दिया गया था। अप्रैल 77 में इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम इंडिया वाज डिक्लेयर्ड बाय ICASE। ICASE एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल ऑफ एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन। क्या है फ्रेंड्स? नोट कर लेना। कोई अगर आपसे ICASE की फुल फॉर्म भूल ले तो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन। इसने कब स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया बताया था? अप्रैल 77 में। उसके बाद WHO ने पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया था। इसकी घोषणा कब की थी? 8 मई 1980। 8 मई 1980 में WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स कि 8 मई 1980 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि इस विश्व पे स्मॉल पॉक्स का एक भी केस नहीं है या स्मॉल पॉक्स फ्री विश्व हो चुका है। फ्रेंड्स WHO की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। ये फर्स्ट डिजीज़ हो गई हमारी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का वायरस आप देखेंगे वेरियोला वायरस हमने बताया था, जो कि पॉक्स वायरस फैमिली का है। ये वायरस एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ये एक ओवल शेप का वायरस है जिसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन कोर होती है। ये देख सकते हैं फ्रेंड कि वेरियोला वायरस जो कि कैसा दिखता है। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें हम, नेक्स्ट डिजीज़ चिकन पॉक्स, जिसका दूसरा नाम वेरिसेला भी है। चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? याद करेंगे, वेरिसेला। पॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस और ह्यूमन अल्फा हर्पिज वायरस। इसके दो पॉजिटिव एजेंट है, पहला है वेरिसेला जोस्टर वायरस और दूसरा है ह्यूमन अल्फा हर्पिज वायरस। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की किस तरह से लोगों में फैलता है, कम्युनिटी में किस तरह से फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और फेस टू फेस कांटेक्ट, यानी कोई आदमी किसी आदमी से फेस टू फेस कांटेक्ट करता है तो उसके थ्रू फैलता है। और जो वायरस का पोर्टल ऑफ एंट्री यानी वायरस बॉडी में कब, कहाँ और कैसे, किस पार्ट से एंट्री करता है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इजीली अगर बात की जाए तो नोज से ये वायरस, नोज और ओरल कैविटी से ये वायरस बॉडी में एंटर करता है। पोर्टल ऑफ एंट्री इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 15 दिन का है फ्रेंड्स। उसका कितना था? उसका था 12 दिन का, मतलब स्मॉल पॉक्स का 12 दिन का था और इसका 15 दिन का है। एवरेज डे 10 से 21 दिन। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? फीवर, पेन इन बैक एंड शिवरिंग। उसके बाद सिमेट्रिकल रेशेस अपीयर विद इन 24 आवर्स ऑफ फीवर। स्मॉल पॉक्स में बात की जाए तो फीवर के 3 दिन बाद हमें रेशेस दिख रहे थे, जबकि चिकन पॉक्स में हमें 24 आवर्स के बाद ही रेशेस दिखने लग जाते हैं।
स्मॉल पॉक्स में जो रेशेस का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेंट्रीफ्यूजल था। इसमें जो इस रेशेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो रेशेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेंट्रीपेटल का मतलब क्या होगा? अबंडेंट और ट्रंक, स्कैंटी ऑन फेस एंड आर्म्स, मतलब कि थोरेक्स पे और बैक पे तो ज़्यादा होंगे, उसके बाद फेस और आर्म्स पे कम होंगे। जबकि स्मॉल पॉक्स में क्या होता है कि फेस, आर्म्स और लेग्स पे हो रहे थे, जबकि थोरेक्स पे बहुत कम हो रहे थे। जबकि चिकन पॉक्स में थोरेक्स पे ही ज़्यादा हो रहे हैं, फेस और आर्म्स पे बहुत कम हो रहे हैं। उसमें पाम्स अफेक्टेड नहीं थी, इसमें भी पाम्स अफेक्टेड नहीं है। प्लोमॉर्फिज्म भी इसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जिसके अंदर क्या होता है? ऑल स्टेजेस ऑफ रेशेस एट वन टाइम इन सम एरिया, मतलब कि जैसे सपोज दैट इसमें कोई एरिया है, इसमें सभी फेज के रेशेस अपीयर होंगे। जैसे कि मान लो ये प्री मैच्योर रेशेस है, ये फुल मैच्योर रेशेज है, ये सेमी मैच्योर रेशेज है, मतलब इसी एरिया के अंदर हमें सभी टाइप्स के रेशेस देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद प्रिवेंशन की बात करें तो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन एक वैक्सीन आती है, जो कि इन्फेक्शन से 72 घंटे के अंदर हमें प्रोवाइड करवानी होती है पेशेंट को। कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट अभी इन्फेक्शन हो गया, अभी रेशेज अपीयर हो गए, पेशेंट को हमने रेशेज अपीयर देख लिए, तो उसके 72 घंटे से लेके 72 घंटे तक हमें ये VZIG वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। इसकी जो डोज होती है 1 to 5 ml IM प्रोवाइड करवानी होती है पेशेंट को। 1 to 5 ml IM प्रोवाइड करवानी होती है। ये फ्रेंड्स इसके डोज है। अगर इन किसी भी नोट्स की आपको PDF चाहिए हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ईजीली प्रोवाइड करवा दूंगा ये। अब वेरिसेला जोस्टर वायरस की हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस तरह से पेशेंट को इन्फेक्टेड करता है। कि देखिए ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये यहाँ से पोर्टल ऑफ एंट्री हो रही है इसकी, उसके बाद ये थोरेक्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। कुछ इस तरह के लीजन्स होंगे बॉडी पे, इस तरह के रेशेस होंगे। थर्ड जो डिजीज़ है वो है मीजल्स, MEASLES, मीजल्स। मीजल्स एक तीसरी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका अदर नाम है रूबियोला। क्या नाम है फ्रेंड्स? रूबियोला। रूबेला नहीं है, रूबियोला है, RUBEOLLA, रूबियोला। इसका मतलब होता है रेड स्पॉट्स। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है RNA पैरामिक्सोवायरस। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है फ्रेंड्स? RNA पैरामिक्सोवायरस। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। इसके बाद जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का माना जाता है कि वायरस को मल्टीप्लिकेशन से लेके इन्फेक्शन कोज करने के लिए 10 से 14 दिन चाहिए। इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट जो प्रोडर्मल स्टेज आती है इन्फेक्शन की, उसमें होता है फीवर, कफिंग, स्नीजिंग, रनिंग नोज और कोल्पिक स्पॉट। ये इसके मेन क्लिनिकल फीचर्स है। कोल्पिक स्पॉट क्या होता है फ्रेंड्स? कोल्पिक स्पॉट समझेंगे कि स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट ऑन रेड बेस, कि रेड बेस के स्मॉल बिल्कुल छोटे छोटे ब्लू और वाइट स्पॉट्स बन जाएंगे, स्मॉलर देन द हेड ऑफ पिन, और इनका जो ऊपरी हिस्सा होगा वो बिल्कुल पिन से भी छोटा होगा, जो कि टेबल सोल्ट यानी नमक के दाने की तरह दिखेंगे। और ये कहाँ बने होते हैं? बकल म्यूकोजा में बने होते हैं। बकल म्यूकोजा में कहाँ पे? कि जो लोअर साइड के मोलार टीथ होते हैं, मोलार टीथ यानी लास्ट वाले टीथ के अपोजिट पीछे की साइड बने होते हैं। कोल्पिक्स स्पॉट क्या होते हैं? कि स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट ऑन रेड बेस, स्मॉलर देन हेड ऑफ पिन like table salt crystal appear on the buccal mucosa opposite to 1 and 2 lower molar। सेकेंड इरप्टिव फेज, ये हमने प्रोडर्मल फेज तो देख ली। सेकेंड इरप्टिव फेज में क्या क्या आते हैं? रेड म्यूकल रेशेस स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड द ईयर्स एंड डाउनवर्ड। रेड मैक्यूलर रेशेज बनते हैं जो कि कान और उससे नीचे की साइड में बने हुए रहते हैं। थर्ड जो पोस्ट मीजल्स स्टेज होती है उसमें चाइल्ड का वेट लॉस होता है। पोस्ट मीजल स्टेज में क्या होती है? कि चाइल्ड का वेट लॉस होता है। इसका प्रिवेंशन बात करें तो प्रिवेंशन के लिए मीजल्स वैक्सीन यूज़ आती है, जिसको हम MMR बोलते हैं। और मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन, अब नेक्स्ट टॉपिक है मीजल के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं? SSPE
मतलब सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसेफेलाइटिस, मतलब एक डिजीज है SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसेफेलाइटिस। ये डिजीज हो सकती है। ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, ये भी कॉज हो सकता है। क्रूप सिंड्रोम, क्रूप सिंड्रोम क्या होता है? लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये भी कॉज हो सकता है। उसके अलावा निमोनिया, डायरिया या फिब्राइल कन्वल्जन इंसेफेलाइटिस, ये भी डिजीज है जिसकी अगर मीजल्स ट्रीट नहीं किया जाए तो उसके दौरान उसके बाद हो सकती है। जो मीजल्स का वायरस है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ वायरस होता है मीजल्स का, पैरामिक्सो वायरस। पॉजिटिव का एजेंट क्या होता है इसका? RNA पैरामिक्सो वायरस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। आप इसकी फ़ोटो देख लीजिए। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है रूबेला। पहली वाली हमने पढ़ी रूबियोला, अब ये है रूबेला, 4th नंबर की डिजीज है। इसका अदर नाम है जर्मन मीजल्स। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रूबेला का अदर नाम क्या है जर्मन, तो हम लिखेंगे जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? RNA वायरस ऑफ टोगा वायरस फैमिली। टोगा वायरस फैमिली का कोई RNA वायरस है, वो इसका पॉजिटिव एजेंट है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा कि ड्रॉपलेट में तो होगा पर्सन टू पर्सन, कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो होगा कि एक एडल्ट पर्सन से दूसरे एडल्ट पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहा है। और वर्टिकल ट्रांसमिशन टू फीटस मतलब कि कंजेनाइटल रूबेला, मतलब कि माँ से अगर बच्चे को होता है तो वो एक कंजेनाइटल रूबेला भी कोज कर सकता है। और जो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, मदर टू बेबी जो ट्रांसफ़र होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन टू फीटस जो क्या कोज कर सकता है? कंजेनाइटल रूबेला। रूबेला का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 3 वीक का होता है। अगर हम एवरेज की बात करें तो 18 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो भी हम जैसे कि रूबियोला की पढ़े थे फेजेस में, वैसे ही इसकी फेजेस में पढ़ेंगे। प्रोडर्मल स्टेज में क्या है? कोराइजा, सोर थ्रोट और फीवर। कोराइजा मतलब रनिंग जो नोज है वो, या इन्फ्लामेशन इन नेज़ल कैविटी। कोराइजा, सोर थ्रोट और फीवर। उसके अलावा लिम्फेडेनोपैथी क्या होती है? एनलार्जमेंट ऑफ पोस्ट ऑरिक्यूलर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एज अर्ली एज 7 डेज, मतलब कि जो पोस्ट ऑरिक्यूलर और पोस्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड है उनका 7 दिन के अंदर अंदर एनलार्जमेंट होना लिम्फेडेनोपैथी होता है। रेशेस बनेंगे। रेशेस किस होंगे? पिंकिश मैक्यूलर फर्स्ट इंडिकेशन डिजीज फर्स्ट ऑन फेस, मतलब कि रेशेस बनेंगे। और रेशेस कैसे होंगे? पिंकिश मैक्यूलर होंगे जो कि डिजीज़ का फर्स्ट इंडिकेशन है और सबसे पहले बनेंगे फेस पे। रूबेला के अंदर जो रेशेस बनेंगे वो सिर्फ फेस पे बनेंगे। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो है अर्थरेल्जिया मतलब जॉइंट पेन, इंसेफेलाइटिस इन्फ्लामेशन इन इंसेफेलन पार्ट ऑफ ब्रेन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, डीफनेस मतलब कि कंजेनाइटल रूबेला का जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है वो है कि डीफनेस कोज हो सकती है बच्चे को। डीफनेस मतलब जन्म से ही बहरापन। प्रिवेंशन करेंगे। रूबेला का प्रिवेंशन क्या होता है? RA27/3 वैक्सीन। रूबेला की जो वैक्सीन है उसका नाम है RA27/3 वैक्सीन, जिसकी 0.5 ml सबक्यूटेनियस डोज दी जाती है। ये इसका प्रिवेंशन है। अगर हम रूबेला की वायरस की बात करें तो रूबेला का वायरस कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट डिजीज 5th नंबर की डिजीज मम्स एक अनोदर जो कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो RNA पैरामिक्सोवेरेडाई वायरस। इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है? RNA पैरामिक्सोवेरेडाई वायरस। इसका इंक्यूबेशन कितना होता है? 2 से 4 वीक का, और एवरेज देखा जाए तो 14 से 18 दिन का। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? फीवर, पेन एंड स्वेलिंग इन वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड, मतलब जो दोनों साइड की पैरोटिड ग्लैंड है या तो एक में या दोनों में पेन और स्वेलिंग हो जाएगी, और ये ही इस डिजीज़ का फर्स्ट इंडिकेशन है। मम्स का जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो क्या है फ्रेंड्स? कि एक या दोनों पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग और पेन आ जाती है। इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्काइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी यानी कि नपुंसकता भी कोज हो सकती है एक आदमी के अंदर। उसके अलावा सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या है? मेनिंजो एंसेफेलाइटिस, मतलब मेनिंजो एंसेफेलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। मेनिंजाइटिस ये भी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन।
पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, डीफनेस, मायोकार्डाइटिस। और मम्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कोज स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब गर्भवती महिला है उसके पहले ट्राइमेस्टर के दौरान मम्स हो जाता है तो वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी कोज कर सकता है। ये भी इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है। इसका जो प्रिवेंशन होता है वो MMR वैक्सीन के द्वारा होता है, जिसकी डोज 0.5 ml सबक्यूटेनियस दी जाती है। जब बच्चे को पहली डोज लगती है वो 9 से 5 मंथ में लगती है और दूसरी डोज होती है वो 4 से 6 ईयर में लगती है। 4 से 6 साल का बच्चा हो जाएगा तब तो सेकेंड डोज लगेगी और 9 से 15 महीने के बच्चे को फर्स्ट डोज लगेगी। इसका जो वायरस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप इसका वायरस देख लीजिए। मम्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो ये है। नेक्स्ट स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का अदर नाम है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो है स्वाइन फ्लू, इसका अदर नाम है इन्फ्लुएंजा। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जिसके 4 टाइप है ABCD, मतलब इन्फ्लुएंजा A वायरस, इन्फ्लुएंजा B वायरस, इन्फ्लुएंजा C वायरस और इन्फ्लुएंजा D वायरस। टाइप A और B कैन कोज पैंडेमिक और एपिडेमिक, मतलब सबसे सीवियर टाइप कौन कौन से, टाइप A इन्फ्लुएंजा और टाइप B इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से पैंडेमिक और एपिडेमिक स्थिति कोज हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब भी ये स्नीजिंग कफिंग के थ्रू फैल सकता है। इन्फ्लुएंजा टाइप है हैज़ 2 सरफेस एंटीजन, मतलब जो इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस होता है उसकी सरफेस पे 2 एंटीजन होते हैं, पहला H हीमेटोग्लूटिनिन और दूसरा N न्यूरामिनिडेज। फ्रेंड्स अगर पूछ ले कि इन्फ्लुएंजा टाइप A के सरफेस पे कितने एंटीजन होते हैं तो हमें लिखना है 2, एक तो H हीमेटोग्लूटिनिन और एक N न्यूरामिनिडेज। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो सबसे कम होता है 1 से 3 दिन का, और अगर देखा जाए एवरेज तो 18 से 72 घंटे का। इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे वो नॉर्मली फीवर, चिल्स, पेन और कफिंग होंगे, और जो इसका कॉम्प्लिकेशन होगा वो एक्यूट साइनसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, पुरुलेंट ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है स्वाइन फ्लू का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा रेई सिंड्रोम क्या क्या होता है, स्वेलिंग एंड कन्फ्यूजन इन ब्रेन और लीवर डैमेज। ये रेई सिंड्रोम में 3 चीज़ आती है, स्वेलिंग, कन्फ्यूजन इन ब्रेन एंड लीवर डैमेज। इसका जो प्रिवेंशन है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट है कि इसका प्रिवेंशन 2 तरह से, मतलब 3 तरीके से हो जाता है। एक तो किल्ड वैक्सीन, जो कि स्वाइन फ्लू की किल्ड वैक्सीन कौन सी, किल्ड वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाती है इम्यूनिटी फॉर 6 to 12 मंथ, मतलब कि 6 से 12 महीने के बच्चे में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। इसमें डोज होती है 0.5 ml तो फॉर एडल्ट, मतलब जो बड़ा आदमी है उसके लिए तो 0.5 ml होगी, और छोटे बच्चों के लिए होगी 0.25 ml फॉर 6 to 36 मंथ चाइल्ड, मतलब कि 6 से 36 महीने के बच्चे को तो जो डोज प्रोवाइड कराएंगे वो 0.25 ml होगी, और एडल्ट के लिए प्रोवाइड करवाएंगे 0.5 ml फॉर एडल्ट। ये जो वैक्सीन होती है वो 6 से 12 महीने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए किल्ड वैक्सीन 6 से 12 महीने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। और जो वैक्सीन का रूट होगा वो IM अपर आर्म होगा। IM अपर आर्म की कौन सी मसल्स में वैक्सीन्स लगाई जाती है फ्रेंड, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि IM के दौरान कौन सी मसल्स में वैक्सीन लगाई जाती है। ये तो हमने बात कर ली किल्ड वैक्सीन प्रिवेंशन की। अब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो इसकी एक सिंगल डोज दी जाती है, और वो किससे दी जाती है, इंट्रानेजल स्प्रे से। किससे दी जाती है फ्रेंड, इंट्रानेजल स्प्रे से। स्वाइन फ्लू हो जाए तो इसके दौरान कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी दी जाती है, जैसे ओसेल्टामिविर और जेनामिविर। क्या दी जाती है फ्रेंड्स, ओसेल्टामिविर और जेनामिविर। जो स्वाइन फ्लू का वायरस है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड कैसा होगा, स्वाइन फ्लू का वायरस कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट डिजीज 7वें नंबर की डिजीज पर्टूसिस का दूसरा नाम है वूपिंग कफ, WHOPPING वूपिंग कफ, या फिर इसका एक और नाम है 100 डे कफ। 100 दिन की जो खांसी है वो उसे हम बोलेंगे पर्टूसिस या फिर वूपिंग कफ। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, बोर्डेटेला पर्टूसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और जो इसकी
किस किस एज के बच्चे को ये इफ़ेक्ट करेगा फ्रेंड्स? ये करेगा 5 ईयर्स से या उससे नीचे के एज वाले बच्चों को ये जो डिजीज़ है वो अफेक्ट करेगी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन का, और इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है उसकी फर्स्ट स्टेज होती है केट्रल स्टेज। केट्रल स्टेज के अंदर हम क्या देखते हैं? फीवर, लैक्रिमेशन यानी कंटिन्यू आंसू का बहना, स्नीजिंग यानी जो नाक में से जो छींक आएगी वो, और कोराइजा यानी राइनाइटिस का ही एक टाइप है कोराइजा। पर ऑक्सीमल स्टेज, सेकंड स्टेज में देखेंगे ब्रस्ट ऑफ रैपिड कॉन्सिक्यूटिव कफ फॉलोड बाय ए डीप हाई पिच्ड इंस्पायरेशन, यानी कि बूप के साउंड से कंटिन्यूस एक ब्रस्ट फोर्सफुली खांसी पेशेंट को होगी पर ऑक्सीमल स्टेज के अंदर, और कन्वल्सेंट स्टेज के अंदर होगा पेशेंट रिकवर होता रहेगा। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है कि ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ब्रोंको न्यूमोनिया हो सकता है, या ब्रोंकिएक्टासिस हो सकती है। इसका जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे? एक्टिव इम्यूनाइजेशन करवाएंगे। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, जिसको अब नई जो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ट्राईवेलेंट इंजेक्शन आता था इनका, अब इसको पेंटावेलेंट के अंदर चेंज कर दिया गया है। और इसकी काफ़ी सारी पैसिव इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर हम पहले टेट्रावेलेंट इंजेक्शन या वैक्सीन का यूज करते थे, जिसको अब बदल के पेंटावेलेंट कर दिया गया है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन आती है फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट आगे वाली क्लासेस में बताता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पता चले कि हमने नेक्स्ट क्लास कब अपलोड करी है। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये बोर्डेटेला पर्टुसिस का डायग्राम है। नेक्स्ट डिजीज़ है 8th नंबर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी एक काफ़ी मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसका पॉजिटिव एजेंट कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही होता है। कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का कौन सा एजेंट होता है या कौन सा स्ट्रेंथ ज़्यादा पावरफुल होता है? वो है लोफ्लर 1834। लोफ्लर 1834 कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई का एक स्ट्रेन है जो कि डिप्थीरिया कोज करता है। और डिप्थीरिया भी किस वजह से कॉज करता है कि ये जो वायरस है, ये जो बैक्टीरिया है, वो पावरफुल टॉक्सिन्स रिलीज करता है, उसकी वजह से कॉर्निक बैक्टीरियम डिप्थीरिया कोज करने में सक्षम हो पाता है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और पोर्टल ऑफ एंट्री है, मतलब ये वायरस कहाँ से एंटर करेगा, वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 6 दिन का होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फॉल्स मेम्ब्रेन अपीयर होती है, कहाँ होती है? ग्रेइश और येलोइश मेम्ब्रेन इन द थ्रोट। अब अगर आप मुंह खोलोगे तो आपको मुंह के लास्ट में ग्रेइश और येलोइश कलर की मेम्ब्रेन बनी हुई दिखेगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम है वो क्या है? सोर थ्रोट या फिर डिस्फेजिया, मतलब निगलने में दिक्कत होती है। उसके अलावा नेक्स्ट है बुल नेक। बुल नेक मतलब गर्दन के बुल यानी बुल एक जानवर होता है जिसे हिंदी में सांड बोलते हैं, सांड के समान मोटी सी गर्दन हो जाएगी बुल नेक, इसका मेन इफेक्ट है। अफेक्ट ऑन फेरिंगो टॉन्सिल्स और लेरिंगो ट्रेकियल एंड नेजल एरिया। सबसे ज़्यादा इसका जो अफेक्ट होता है वो कहाँ होता है? फेरिंगो टॉन्सिल्स, लेरिंगो ट्रेकियल और नेजल एरिया में। इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मेन कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका सिक टेस्ट डिप्थीरिया का मोस्ट एक्यूरेटिक कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका प्रिवेंशन भी डीपीटी की वैक्सीन जो कि ट्राईवेलेंट वैक्सीन थी, उसको अब रिप्लेस करके पेंटावेलेंट वैक्सीन के थ्रू इसका प्रिवेंशन किया जाता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डिप्थीरिया का? कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी हो सकते है उतना जल्दी हमें डिप्थीरिया के बारे में इन्फॉर्म करना है, या पेशेंट की साइन सिम्टम्स खोज करके वो साइन सिम्टम्स आइडेंटिफाई करके उसका डायग्नोसिस करना है। उसके अलावा अर्ली डिटेक्शन के बाद में आइसोलेशन फॉर एटलीस्ट 14 डेज, पेशेंट का कम से कम 14 दिन का आइसोलेशन करना है, या फिर उसका जो सैंपल है वो 2 बार नेगेटिव ना आ जाए तब तक के लिए इसका आइसोलेशन करना है। और सैंपल कहाँ से लेंगे? सैंपल लेंगे थ्रोट स्वैब से। नेक्स्ट आपको दिखाऊं मैं कि कम्युनिकेबल जो डिजीज़ में जो डिप्थीरिया होता है उसका वायरस कुछ इस तरह का होता है फ्रेंड्स। एक माचिस की स्टिक्स होती है वैसा इसका कुछ वायरस दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि बुल नेक क्या होती है फ्रेंड्स। ये बुल नेक है, देखिए इस बच्चे की जो गर्दन है वो किस तरह से सूज गई है, किस तरह से स्वेलिंग आ गई है। ये मुझे एक मतलब जो इसकी सूजन है, जो इसकी स्वेलिंग है वो उसके गाल तक भी अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो पोलियोमाइलाइटिस, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं पोलियो।
काफ़ी पॉपुलर डिजीज़ है ये, और काफ़ी ज़्यादा जो मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से भी आ सकते हैं पोलियो डिजीज़ के अंदर। इसको हम बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस, जो इसका अदर नेम होता है वो पोलियोमाइलाइटिस होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है आरएनए पोलीवायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आरएनए पोलियो वायरस टाइप 1, 2, 3। और पैरालाइटिक पोलियो वायरस, जो पैरालाइटिक पोलियो होता है, पोलियो का एक टाइप है, वो किसकी वजह से होता है? टाइप 1 पोलियो वायरस की वजह से। सबसे सीवियर तरह का पोलियो होता है ये, और किसकी वजह से होता है? टाइप 1 पोलियो वायरस की वजह से। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट से भी कैसे कि अगर हम कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ करते हैं, कंटामिनेटेड फूड का यूज़ करते हैं, या मिल्क, या फिर फ्लाइज यानी मधुमक्खियाँ, कीट पतंगे, ये जो मधुमक्खियाँ कीट पतंगे भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कार्य करती है। उसके अलावा फीको ओरल रूट के अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि ओनली इन अक्यूट फेज व्हेन वायरस इन थ्रोट, मतलब कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी ये एक पेशेंट टू सेकंड पेशेंट में सफ़र कर सकता है ये इन्फेक्शन। और ये किस कंडीशन में करेगा? जब वायरस सामने इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके थ्रोट में प्रेजेंट हो, जिसका इंक्यूबेशन होता है 3 से 35 दिन, और नॉर्मल देखा जाए तो 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स किस तरह के होते हैं? इन एपेरिएंट और सब क्लिनिकल इलनेस, मतलब कि पेशेंट के अंदर जो 91 to 96% केसेज होंगे पोलियो वायरस के, उनके अंदर ना तो कोई क्लिनिकल इलनेस होगी, ना कोई स्पेशल सिम्टम होगा। दूसरा जो पोलियो का टाइप है एब्जॉर्टिव पोलियो, उसके अंदर माइनर इलनेस होगी, और वो इलनेस किस वजह से होगी? कि उसको वायरेमिया होगा। वायरेमिया मतलब वायरस प्रेजेंट इन द ब्लड। नॉन पैरालाइटिक पोलियो, नॉन पैरालाइटिक पोलियो भी पोलियो का एक टाइप है जिसमें स्टिफनेस और पेन इन नेक एंड बैक, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें स्टिफनेस आ जाएगी और पेन होगा नेक में और बैक में। पैरालाइटिक पोलियो, सबसे पहले तो इस टाइप के पोलियो के ओनली 1% केसेस देखे जाते हैं। और इस पोलियो के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का पार्ट है वो पैरालिसिस होके एक विकृति धारण कर लेता है। जैसे सपोज दैट ये हमारे नॉर्मल लेग्स है, जबकि पोलियो के लेग कैसे होंगे? ऐसे होंगे पोलियो के लेग्स, कर्व्ड। इन ओनली 1% ऑफ टोटल इन्फेक्टेड पर्सन कोजेस एसिमेट्रिक पैरालिसिस, मतलब कि पैरालाइटिक पोलियो में एसिमेट्रिक पैरालिसिस होता है, जिसे हम बोलते हैं AFP, एसिमेट्रिक फ्लेक्सिड पैरालिसिस प्रोमिनेंट साइन। और इसका मेन साइन, पोलियो का मेन साइन भी होता है एसिमेट्रिक पैरालिसिस। पोलियो का जो वायरस होता है फ्रेंड कुछ इस तरह से होता है, सिर्फ ये दिखने में सुंदर है, ये जितना दिखने में सुंदर है ना, उतनी ही खतरनाक बीमारी कोज करता है, जिसे बोलते हैं पोलियो। इसमें मनुष्य के जो अंग है वो विकृति धारण कर लेते हैं, मतलब कि उनके जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में डिफॉर्मिटी कोज हो जाती है। अब इसका जो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, इसमें हम प्रिवेंशन के लिए मोस्टली भी पॉपुलरली देखा जाता है कि OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन का हम यूज़ करते हैं। 2 बूंद जिंदगी की, कुछ याद आया फ्रेंड? 2 बूंद जिंदगी की हम किस बीमारी के लिए यूज़ करते हैं? पोलियो के लिए। और 2 बूंद जिंदगी की प्रोग्राम में जो वॉइस दी जाती है वो वॉइस किसकी थी? मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब की। किसकी थी फ्रेंड्स? अमिताभ बच्चन साहब की 2 बूंद जिंदगी की हमें एक बहुत खतरनाक बीमारी से बचा सकती है। इसका प्रिवेंशन किसके थ्रू किया जाता है? OPV की वैक्सीन। IPV इंक्लूडेड इनटू नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 13 नवंबर 2015। फ्रेंड्स ये डाटा याद करने वाला है कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर 30 नवंबर 2015 में इंक्लूड किया गया था। कब इंक्लूड किया गया था फ्रेंड्स? 30 नवंबर 2015 में। और ट्राईवेलेंट OPV को बाईवेलेंट OPV के अंदर कन्वर्ट किया गया था 2016 के अंदर। सन 2016 के अंदर OPV मतलब ट्राई ओरल पोलियो वैक्सीन को बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन में कन्वर्ट किया गया था 2016 के अंदर। तो फ्रेंड्स आज की हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ेंगे। आज तक आपने पढ़ा कि कुछ छोटी छोटी और बहुत खतरनाक कम्युनिकेबल डिजीज़, उनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम, और जो उनका प्रिवेंशन है उनके बारे में आपने पढ़ा। उनकी डिजीज़, उनका पॉजिटिव एजेंट, डेफिनेशंस वगैरह के बारे में आपने ब्रीफली पढ़ा, जहाँ से लाइन टू लाइन हम नर्सिंग के जो कंपटीशंस है उनमें हम एज इट इज़ क्वेश्चन मिल सकते हैं हमें वहाँ से। तो फ्रेंड्स
अभी तो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। आगे जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी, जब ये पूरी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम, जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को बताएं कि हम यहाँ पे नर्सिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।